हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग का अगला टॉपिक। चैप्टर अध्याय नंबर 11 है बेटा, आपकी कक्षा 12 गणित हिंदी माध्यम का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया है बेटा, सदिश आपने पढ़ लिया है। अब सदिश के बाद आपको इस चैप्टर में बेटा अलग अलग प्रकार के समीकरण पढ़ने हैं, है ना। और किन के पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है त्रिविम। त्रिविम यानी कि स्पेस, आकाश में रेखा। इसको त्रिविम में कहते हैं आकाश में रेखा का समीकरण, है ना। आकाश में रेखा का समीकरण या त्रिविम में रेखा का समीकरण, थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें पुरानी वाली काम में आएगी। जैसे आपके पास मान लीजिए ये बेटा, ये आपके पास में इसको कहते हैं समकोणिक अक्ष। क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है? जेड अक्ष है। बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो होता है आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष के अनुदिश क्या होता है? के कैप। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो स्पेस में, आसमान में कोई बिंदु P है, क्या है? कोई बिंदु P, और इसके निर्देशांक हैं A B C, तो बेटा यहाँ पर जो है O से P को मिलाने वाला एक सदिश जाएगा, जिसको कहेंगे P का स्थिति सदिश। क्या कहेंगे? P का स्थिति सदिश। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये जो OP सदिश अपने पास में बन गया, ये P का स्थिति सदिश कहलाएगा। और OP वेक्टर जो OP सदिश बनेगा, इसको आप सिंपली आप A वेक्टर के नाम से लिख सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ पे इसको OA ले लीजिए। P को ना लेने का कारण है, मैं बताता हूँ क्या कारण है। इसको आप OA ले लें तो OA सदिश बराबर आ जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C K कैप। बोलिए ऐसा नो। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्शन खींचें, प्रक्षेप खींचें, तो ये लंबाई किसके बराबर है? A, है ना। तो मतलब ये जो घटक है, ये पहला वाला घटक है एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश, और ये जेड अक्ष के अनुदिश। तो बेटा ये जो घटक कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या कहलाते हैं? हाँ, तो बेटा ये है सबसे पहले दिक् अनुपात। मतलब आपके पास में कोई भी वेक्टर अगर दिया, कोई भी सदिश दिया गया है, तो एक्स वाई जेड के जो घटक आपको दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। यहाँ इनको डिनोट किया जाता है बेटा, दिक् अनुपात होता है ए एक्स ए वाई और ए जेड। ए एक्स ए वाई और ए जेड। ए एक्स मतलब है एक्स घटक, वाई यानी वाई घटक, और जेड घटक। समझ में आएगा? यहाँ पे ए एक्स का मतलब है ए, यहाँ पे ए वाई का मतलब है बी, और यहाँ पे ए जेड का मतलब है सी। तो यहाँ पर जो दिक् अनुपात बनेंगे, ये बनेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास में कोई सदिश दिया गया है, जैसे ये कोई सदिश दिया गया आपके पास में, वेक्टर, इसका नाम ले लो ए बी नाम ले लो, या सी डी ले लो, वटेवर जो भी लेना हो ले, इसका नाम वेक्टर बी ले लो आप। ओके, तो वेक्टर बी आपके पास मान लो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बेटा इसके जो दिक् अनुपात बनेंगे, इस वेक्टर के दिक् अनुपात क्या बनेंगे? 2,3,5, 2,3,5। समझ में आ गया? हाँ, ये दिक् अनुपात है बेटा इस तरीके से। अब याद रखना बेटा, एक रेखा है, ये इस तरीके से है। एक रेखा में दो सदिश संभव हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये सदिश अपना बाएं से दायां बना दो आप इस रेखा का, और हो सकता है एक दाएं से बाएं बना दो। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर बाएं से दाएं के दिक् अनुपात धनात्मक है, जैसे इसके दिक् अनुपात मान लिया आपने 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो बेटा इसके ऋणात्मक हो जाएंगे -2, -3 और -5। समझ में आ गया? मतलब एक रेखा से कितने सदिश संबंधित होते हैं? 2 सदिश, है ना। एक ऊपर एक नीचे, एक रेखा से 2 सदिश संबंधित माने जा सकते हैं। बोलो माने जा सकते हैं कि नहीं माने जा सकते? ओके, तो ये बात हो गई बेटा दिक् अनुपात की। किसकी बात हो गई है? दिक् अनुपात की। अब हम बात करते हैं, अगला है दिक्कोज्या। अब क्या बात करते हैं? दिक्कोज्या। दिक्कोज्या। अभी आपने देखा बेटा कि यहां पर जो आपके पास में सदिश था, वो पूरा वेक्टर जो था अपने पास में ओ ए, उसके पूरे कंप्लीट सदिश के घटक मिले थे। मिले थे कि नहीं मिले थे? मिले थे ना। मैं से यहाँ पे कंप्लीट सदिश के आपको घटक मिले थे ना। अब मैं कहूँ बेटा, आप जो है इस कंप्लीट सदिश का, ये जो ओ ए सदिश था, ओ ए सदिश जिसके ये कोने थे ए बी सी, तो ये वेक्टर बन गया था आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैं कहूँ बेटा इसका इकाई सदिश निकाल लो। क्या निकाल लो आप? और उसके कोने बताओ मुझे, उसके घटक बताओ। तो बेटा आप इकाई सदिश यहाँ पे निकालोगे, तो इकाई सदिश जो बन जाएगा वो बन जाएगा अपने पास में, ये सदिश बेटा कंप्लीट वेक्टर ए था, तो इसका इकाई सदिश क्या बनेगा? ए कैप। क्या बनेगा बेटा? बनता है कि नहीं बनता? तो इकाई सदिश मतलब एक कदम का सदिश जो होता है वो ए कैप होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए कैप निकालूं, तो ए कैप कैसे होगा बेटा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। हाँ या ना? सदिश ए अपॉन मॉड ऑफ ए बनेगा इसका ए कैप।
क्लियर। सदिश से अपॉन मॉड ऑफ ए कैप इसका जो बन जाएगा इकाई सदिश बन जाएगा। अब आइए इसका हम मान पुट करते हैं, तो इसका मान पुट करेंगे, देखिए किस तरीके से आएगा। हाँ, यदि मैं इसका मान पुट करता हूं तो ए कैप बराबर सदिश ए कैप वेक्टर ए कैप जो है हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या है सी के कैप, ठीक है बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही होता है इकाई सदिश की, नहीं होता। तो अगर आप इसको बेटा एडजस्टमेंट कर लो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, ए कैप इक्वल टू, पहला देखिए इसका जो x घटक बनेगा वो बनेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, और यहाँ पर क्या आएगा आई कैप। दूसरा जो y घटक बनेगा वो बनेगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बनेगा जे कैप, बोलो क्लियर। और तीसरा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बन गया के कैप। तो बेटा ये जो अपने पास बना है इसके जो x घटक बन रहा है इकाई सदिश का, x कंपोनेंट क्या होगा ये होगा, y कंपोनेंट क्या होगा ये होगा, और z कंपोनेंट क्या होगा ये होगा। तो बेटा ये जो टर्म आ रहे हैं इन पदों को ही बोलते हैं दिक्कोज्याएं। क्या बोलते हैं इनको? दिक्कोज्याएं, मतलब इकाई सदिश के घटक, इकाई सदिश के घटक x अक्ष के अनुदिश y अक्ष से और z अक्ष से। बेटा इसको नाम दिया गया, इसका नाम दे दिया गया l, क्या नाम दे दिया L, तो ये बन गया एल आई कैप। इसको नाम दे दिया गया M, ये बन गया एम जे कैप, और इसको नाम दे दिया गया N, ये क्या बन गया के कैप। तो बेटा ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा L, M, N, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ तक का जो सदिश बनेगा आपका ए कैप जो बनेगा, ए कैप क्या होगा, ए कैप आपका बनेगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ये आपके पास में बन गया, क्लियर हो गया ना, ए कैप क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा, ये आपके पास में पॉइंट क्या था एल एम एन, क्या था पॉइंट एल एम एन। अब चलो बेटा, अब आप जानते होगे बेटा इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। इकाई सदिश की लंबाई कितनी होती है, एक होती है। और इकाई सदिश के रूप में आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, प्राप्त किया कि नहीं किया, बराबर कितना बेटा एक हो गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना हो गया बेटा एक। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा तो आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट का वर्ग बराबर एक का वर्ग आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो एक तो ये नियम आ गया। फिर आपने क्या निकाला, एक आपने ये निकाल लिया कि ए कैप बराबर ये होता है। ओके, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात, क्या है ये दिक् अनुपात। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पे कि आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूँगा एल क्या है, तो एल बराबर होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी एम बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए आपने देखा था, ये था, ये पूरा का पूरा सदिश था हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है बेटा। मान लो बेटा इस पूरे सदिश की लंबाई आर है। कितनी पूरे सदिश की लंबाई आर है। और इकाई सदिश के नियतांक का इकाई सदिश के जो आए हैं घटक वो आए हैं एल एम एन, एल एम। तो मुझे बताओ, अगर आप एल को आर बार इसके ऊपर फोल्ड कर दो कितने बार, आर बार, तो आप ए तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। अगर आप एल को फोल्ड करते जाओ आर बार तो कहां पहुंच जाओगे, ए तक। क्लियर की नॉट क्लियर, क्लियर की नॉट क्लियर। तो अगर आप लिख सकते हैं कि अगर आप एल का गुणा आर से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए। तो आप लिख सकते हैं ए बराबर एल आर, ए बराबर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और बी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर, बी बराबर कितना, एम आर, और सी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। क्लियर की नॉट क्लियर। ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर और सी बराबर एन आर। ठीक है ना। मतलब ए जो होगा वो एल को आर बार फोल्ड करने पर मिलेगा। क्लियर की नॉट क्लियर। हाँ, तो यहाँ से देखिए बेटा a अपॉन एल इक्वल टू कितना आएगा, आर आएगा। यहाँ से b अपॉन एम इक्वल टू कितना आएगा, आर आएगा। और यहाँ पे c अपॉन एन कितना आएगा, आर आएगा। तीनों को यदि आप मर्ज करके लिख दें तो a अपॉन एल बराबर b अपॉन एम बराबर c अपॉन इक्वल टू कितना,
आर, मतलब ए बी सी के समानुपाती होती हैं क्या, एल एम एन, मतलब दिक् अनुपात दिक् कोज्याओं के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती। तो क्या लिख सकते हैं कि दिक् अनुपात समानुपाती किसके, दिक् कोज्या के। बोलो समझ में आया, जो दिक् अनुपात होगा वो दिक् कोज्या के क्या होगा, समानुपाती। क्लियर की नॉट क्लियर। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, जैसे अभी आपने देखा था कि ये अपने पास में कंप्लीट वेक्टर था, इस वेक्टर का नाम था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। इसका आपने इसको आप एक काम करो, इसको आप आर वेक्टर यदि मान रहे हो तो आपको पता है कि मॉड ऑफ आर, यानी जिसको हम आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर, बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आएगा कि नहीं आएगा। अब अभी आपने क्या पढ़ा, एल जो होता है एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो क्या आप यहाँ पे एल बराबर ए अपॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आर का मॉड यही तो निकला है। तो ए बराबर क्या हो गया, एल आर हो गया, यही हमने पढ़ा ना। तो अभी मैंने तो आपको यहाँ से देख के बताया था, यहाँ से आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ए बराबर एल आर, बी बराबर क्या होगा एम आर, और सी बराबर क्या होगा एन आर, सी बराबर क्या होगा, क्लियर की नॉट क्लियर। ये हो जाएगा हमारा दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात। अच्छा एक चीज देखो बेटा, और दिक् कोज्याएं को एक अलग तरीके से बोलते हैं, दिक् कोज्याएं। बेटा अभी तो आपने देख लिया, इसको एल एम एन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई आपके पास में रेखा है, जैसे ये रेखा दी गई है बेटा, आपके पास में ये रेखा दी गई है इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर यदि ये रेखा कोण अल्फा बना रही है, क्या बना रही है, कोण अल्फा, ठीक है ना। तो कोण अल्फा बना रही है, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष के साथ इसका बनाया गया कोण अल्फा है, वाई अक्ष के साथ इसका बनाया गया कोण कितना है, बीटा है, और जेड अक्ष के साथ रेखा का बनाया गया कोण कितना है, गामा है, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम है कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कॉस, कोज्या का मतलब होता है क्या, कॉस। तो बेटा इन रेखाओं के ये कहलाते हैं दिक् कोण, क्या कहलाते हैं, दिक् कोणों का कॉस, दिक् कोण का कॉस। तो आपके पास बन जाएगा, वो कहलाएगा दिक् कोज्याएं। तो जो एल होता है, एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एल बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है कॉस बीटा, और एन बराबर होता है कॉस गामा। समझ में आया। अब आप देखो यहाँ पे कॉस अल्फा, ये अपने पास में जो बिंदु था ये क्या था, ए बी सी, होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से यदि तुमने इस पे लंब डाल दिया तो ये वाली दूरी क्या बन जाएगी, ए बनेगी कि नहीं बनेगी, ये घटक क्या बनेगा, ए बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये दूरी क्या है, ये तो परिमाण है ना, ये बेटा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आप इस एंगल का कॉस निकालोगे तो ध्यान से देखो, जो कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ए, और कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या यही हमने एल पढ़ा था, मतलब कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे, एल, कॉस बीटा को क्या बोलेंगे, एम, और कॉस गामा को क्या बोलेंगे, एन। समझ में आ गया। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर कॉस गामा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब जो अपने रूल पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। तो एल की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बोलो क्लियर हो गया। तो ये बन गया आपका संबंध, विभिन्न प्रकार ये जितने हैं आपके दिक् कोज्याएं है ना, उनमें संबंध आ गया, ठीक है। अब कभी कभी ये आ जाता है इसको साइन के रूप में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो एक और एक कितना हो गया, 2 माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, इधर कुछ नहीं है मतलब 0, इधर कुछ नहीं मतलब, अब ये पूरी माइनस पार्टी को यहाँ लेके आ जाओगे, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आ गया समझ में। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस। तो ये अपने पास में आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 से ही ऐसा बन जाएगा, ठीक है।